नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रिज, आप सबका दर्शकों का स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले खरीफ फसलों के मंडी भाव पर बात करेंगे। कई दलहन और तिलहन का भाव समर्थन मूल्य से 20 से 22% तक घट गया है। अंशुमान सर से समझेंगे कि इसका क्या असर होगा। इसके बाद सरकार के फूड सब्सिडी बिल पर बात होगी। आशंका है कि इस बार सरकार का फूड सब्सिडी बिल बढ़ने जा रहा है। सरकार के लिए इस बार अनाज भंडारण की लागत बढ़ा है, जिस वजह से फूड सब्सिडी पर बजट अनुमान से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अगली खबर मारुति की तरफ से कारों के दाम में हुई कटौती को लेकर है। जीएसटी कटौती को मौका देखते हुए मारुति ने कारों के दाम में बड़ी कटौती की है। मारुति की एस्प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार हो चुकी है। इसके बाद अमेरिका के उस फैसले का विश्लेषण होगा जिसकी वजह से भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में दी छूट को खत्म करने का फैसला किया है। अंशुमान सर से जानेंगे इसका भारत पर क्या असर होगा। अगली खबर चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप को लेकर है। चीन की कंपनी हुआवे ने नए चिप लॉन्च की तैयारी की है जिससे अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को टक्कर मिलेगी। और अंत में ब्याज दरों को लेकर बैंक ऑफ जापान के फैसले का विश्लेषण होगा। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को स्थिर रखता है। इस वक्त चलते हैं सबसे पहली खबर की ओर। मंडियों में खरीफ फसलों की आवक तेज होने से पहले ही कई खरीफ फसलों का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से 20 से 22% नीचे चल रहा है। सरकार ने इस साल तुअर का समर्थन मूल्य 8,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है और कृषि उपज मंडियों में सितंबर के दौरान तुअर का औसत भाव समर्थन मूल्य से 22% नीचे है। इसी तरह से मूंग दाल, सोयाबीन, उड़द और मूंग का भाव भी सरकार के तय समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि फसलों के दाम एमएसपी से नीचे जाने का क्या असर हो सकता है? ये इस साल का एक चुनौतीपूर्ण फिनोमेना है सरकार के लिए। अगर आप उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें या महंगाई की दृष्टि से देखें तो ये अच्छा है, लेकिन किसानों की आय के लिए ये अच्छा नहीं। और जब भी कभी एमएसपी के साइकिल में फसलों की कीमत बाजार में समर्थन मूल्य से नीचे जाती है तो किसानों के लिए अपने उत्पाद बेचने में, उपज बेचने में दिक्कत होती और अगले साल के लिए परिस्थितियां थोड़ी हतोत्साहित करने वाली होती हैं। उपभोक्ताओं के लिए महंगाई कम रहने की संभावना है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि दलहन, तिलहन और अब कपास के आंकड़े जो बाजार में मिल रहे हैं वो करीब 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए क्विंटल नीचे तक जो अनगिल्ड कॉटन है, जो कि जिसको नरमा कहते हैं, नरमा कपास कहते हैं, वो कपास बाजार में एमएसपी से नीचे बिक रहा है। सरकार को दलहन और तिलहन की खरीद करनी पड़ेगी, जो कि व्यवस्था है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब बाजार में समर्थन मूल्य से नीचे कीमतों से नीचे कोई उपज पहुंच जाती है तो सरकार को खरीद करनी होती है। दलहन और तिलहन की भी खरीद होगी, कपास की भी खरीद होने की संभावना है कॉटन कॉर्पोरेशन की तरफ से। और ये तीनों ही चीजें सरकार के सब्सिडी के बजट को बढ़ाएंगी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन तात्कालिक तौर पर इनकी कीमतें कम होने से, और चूंकि अभी खरीफ का सीजन अब करीब किनारे आ गया है, अगले 1 महीने के भीतर हार्वेस्टिंग की स्थिति आएगी कई सारे इलाकों में जहां अर्ली सोइंग हुई थी, तो वहां पर किसानों की आय में कमी आने की संभावना है। अगली खबर एनपीएस से जुड़ी हुई है। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कुछ सुधारों का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के एनपीएस ग्राहक स्कीम से एग्जिट होने के समय डिपॉजिट का 80% हिस्सा निकाल सकेंगे। प्रस्तावित सुधार में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के ग्राहक स्कीम से 15 साल बाद एग्जिट भी हो सकेंगे। सर, ऐसे में इसको थोड़ा सा समझाइए आप कि पीएफआरडीए का इस कदम को लेकर, जो पीएफआरडीए है इस कदम को क्यों उठा रहा है?
भारत में पेंशन उत्पादों को लेकर चुनौती है और उतनी लोकप्रियता नहीं है। एनपीएस एक बड़ी स्कीम है, सरकार इसे चला रही है। तो पीएफआरडीए को मैंडेट दिया गया था कि नेशनल पेंशन स्कीम को निजी क्षेत्र के लिए और सामान्य निवेशकों के लिए भी आकर्षक बनाया जाए। अभी जो पेंशन की व्यवस्था वो सरकारी व्यवस्था के आधार पर चलती है, जिसमें कि आपको जब आप 60 साल के हो जाएं तो आप 60% पेंशन का लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और 40% हिस्सा जो है वो आपका कंपलसरी एन्युइटी में चला जाता है। ये मौजूदा व्यवस्था है। लेकिन यदि इसमें निजी कंपनियों को, असंगठित क्षेत्र को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, इनको भी पेंशन के दायरे में लाना है तो इसमें कुछ ढांचागत बदलाव करने पड़ेंगे। और उन बदलावों के लिए पीएफआरडीए ने, जो कि पेंशन फंड रेगुलेटर है, उसने एक प्रस्ताव रखा है, जिस प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 80% तक 15 साल बाद इस स्कीम से निकलने की छूट है। क्यों? और इससे जो स्वरोजगारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो इस स्कीम में रहकर इसके रिटर्न का फायदा उठाकर इससे एग्जिट कर सकते हैं। और इसके अलावा विड्रॉल में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। सरकारी कर्मचारी जो इसका फायदा लेते थे उनको विड्रॉल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी। हमने बताया कि 60% का विड्रॉल हो सकता था, वो भी 60 साल पूरा होने के बाद। इसके बाद एनपीएस बाजार के अन्य पेंशन प्रोडक्ट से, जो बाकी पेंशन प्रोडक्ट्स हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा के लायक, कंपटीशन के लायक हो जाएगी। लेकिन चूंकि एनपीएस सरकार की स्कीम है, केंद्रीय स्कीम है, तो पीएफआरडीए का यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से मंजूरी के लिए जाएगा, कैबिनेट में रखा जाएगा और इसके बाद ये स्पष्ट होगा कि एनपीएस में किस तरह के बदलाव हुए हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में जितनी फूड सब्सिडी का आवंटन किया है उसमें 20 से 22 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त अनाज को स्टोर करने के लिए सरकार की लागत बढ़ने जा रही है, जिस वजह से फूड सब्सिडी में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार ने बजट में 2.03 लाख करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी का प्रावधान किया है। साल के अंत में सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। सर, ऐसे में सवाल यह उठता है कि फूड सब्सिडी का बिल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? दो महत्वपूर्ण वजह जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूं, करीब करीब एफसीआई की फूड सब्सिडी बजट में 15% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मुफ्त और अनाज दिया जाता है एक देश की बड़ी आबादी को, जो फ्री राशन स्कीम है, इसका बजट करीब करीब 2,25,000 करोड़ से ऊपर निकलने की संभावना है। 2023 के बाद यह बजट शायद सबसे ऊंचा बजट होगा और इसलिए फूड सब्सिडी में एक बड़ी बढ़त हो सकती है। इसके अलावा फूड सब्सिडी से जुड़ी हुई चीज़ों में, जैसा आपने शुरुआत में आप बताया कि अगर कई फसलें एमएसपी से नीचे हो जाती हैं तो उनकी खरीद पर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा, खासतौर से दलहन तिलहन की फसलों को। यह बजट भी आने वाले समय में फूड सब्सिडी के बजट में बढ़ोतरी करेगा। तो तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं। एफसीआई की लागत भी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि मुफ्त अनाज की, इस पर भी लागत में बढ़ोतरी हो रही है और संभावित बढ़ोतरी फूड सब्सिडी में। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जिसको कहा जाता है, सरकार की तरफ से कीमतें कम होने के समय किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है, उस स्कीम के वजह से भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर जीएसटी रेट कट से जुड़ी हुई है। जीएसटी कटौती को छोटी कारों के लिए मौका देखते हुए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में बड़ी कटौती की है। कंपनी की एंट्री लेवल कार जो है एस्प्रेसो का दाम 1,19,000 रुपये तक घटाया गया है। इसके अलावा सिलेरियो के दाम में 94,000 रुपये और फ्रॉक्स के दाम में 1,12,000 रुपये की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद एस्प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार हो गई है। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या मारुति की छोटी कारों की मांग वापस से लौट पाएगी? ये महत्वपूर्ण कटौती और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो मारुति जैसी कंपनी के लिए और भारत में छोटी कार बाजार के लिए अंतिम बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि इसके बाद अब सरकार के पास जीएसटी में किसी कटौती की गुंजाइश नहीं है। ब्याज दरों में जिस जो कमी हो चुकी है वो हम सामने देख रहे हैं और मारुति के लिए भी इससे ज़्यादा बड़ा जोखिम लेने की या नुकसान उठाने की क्षमता नहीं। तो ये आखिरी बार ऐसा है जब हमें 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के आसपास छोटी कारें मिलती दिख रही हैं बाजार में, और इसीलिए एस्प्रेसो सबसे सस्ती कार हो गई है। तो ये देखना होगा कि इस कटौती के बाद डीलर्स के पास से कितनी छोटी कारों की डिमांड आती है और क्या वास्तव में छोटी कारों का बाजार इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि कीमतें ऊंची थी, जीएसटी ज्यादा थी, या लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। इस बात का जवाब, इस फैसले का जवाब हमें इस सवाल का जवाब हमें त्योहारी सीजन की कारों की बिक्री सेल्स के बाद तो
नवंबर तक, दिसंबर तक मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस कटौती के बाद जो मारुति ने कटौती की, इसलिए ये मारुति को खासी भारी पड़ेगी। करीब करीब मारुति के मार्जिन्स पे नोमुरा की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, करीब 100 बेसिस पॉइंट का सीधा हिट आने की संभावना है। मारुति को इन्वेंट्री लॉस भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कट हुआ है और पुरानी गाड़ियां इन्वेंट्री में जो है पुरानी कीमत पर पड़ी हुई हैं। लेकिन इस कटौती को पास ऑन करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो पूरे कार बाजार में अगर आप गौर से देखें तो सबसे उत्सुकता के साथ मारुति को देखा जाएगा, मारुति की छोटी कारों को देखा जाएगा, क्योंकि इस पूरी कटौती का मकसद यह था कि वापस जो कि छोटी कारों का बाजार लगभग खत्म हो चुका था, वो वापस आ रहा है क्या, लोगों ने वापस आकर छोटी कारें खरीदना शुरू किया है कि नहीं, इस पर हमारी निगाह रहेगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। रूस के ऊपर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूसी कारोबार पर भारतीय ऑयल कंपनियों की डिविडेंड इनकम रूस में ही फंसी हुई है और अब तक ये फंसी हुई इनकम लगभग 1.4 अरब डॉलर की हो चुकी है। रूस की तेल कंपनियों के साथ भारत की कंपनियों के करार हैं और उन करार के तहत रूस में कारोबार पर भारतीय कंपनियों को डिविडेंड कमाई होती है, लेकिन ये पेमेंट उन्हें रूबल में मिलती है और रूबल पर आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से भारतीय कंपनियां इस पेमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। सर, समझाइए थोड़ा सा कि ये पूरा मामला क्या है और किन कंपनियों के डिविडेंड फंसे पड़े हैं। कि रूस के साथ रिश्ते भारत की तेल कंपनियों को थोड़ा ज़्यादा महंगे और भारी पड़ रहे हैं। मामला थोड़ा पेचीदा और समझने वाला है। भारत की कंपनियां जैसे ओएनजीसी की जो विदेशी सब्सिडरी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोल रिसोर्सेज, इन कंपनियों ने रूस के ऑयल फील्ड्स में या रिफाइनरीज में निवेश कर रखा है। रूस में जैसे सखालिन है, ग्रोकोर जैसी फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स ऑयल फील्ड्स में भारतीय कंपनियों का निवेश है। उन ऑयल फील्ड से जो तेल निकलता है दुनिया के बाजारों में बेचा जाता है, उसमें पार्टनर होने के नाते, भागीदार होने के नाते भारतीय कंपनियों को या तो ऑयल इक्विटी मिलती है, तेल मिलता है, या उस पर डिविडेंड या लाभांश मिलता है। ओवीएल जिसको कि ओएनजीसी विदेश कहा जाता है, ये करीब करीब 20% की हिस्सेदारी रखती है सखालिन 1 प्रोजेक्ट में और 26% की हिस्सेदारी है वांकोर के प्रोजेक्ट में। अब प्रतिबंध लगने के बाद रूस का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। तेल क्षेत्रों के पास या तेल कंपनियों के पास, ऑयल फील्ड्स के पास बेचने के लिए सीमित विकल्प बचे हुए हैं। रिफाइनरीज भी दबाव में है। ये भुगतान जो इन कंपनियों को होता है, भारतीय कंपनियों को जिन्होंने ऑयल इक्विटी ले रखी है या निवेश कर रखा है, वो रूबल में होता था, ट्रांसफर डॉलर में हो नहीं सकते हैं क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं। और इसका नुकसान भारतीय तेल कंपनियों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो रूबल में जो रूबल उपलब्ध हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनमें ट्रांसफर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी बाधाएं हैं। और दूसरा, वे कंपनियां जिनके साथ भारतीय कंपनियों की भागीदारी है और जो रशिया की ऑयल फील्ड्स चला रही हैं, उनके कारोबार पर, उनकी बिक्री पर भी बड़ा असर पड़ा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर बात हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों से दी गई छूट सीमा जो थी समाप्त कर दी है। इस वजह से भारत के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल करने में मुश्किलें पैदा हो सकती है। भारत इस पोर्ट के जरिए ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करता है और साथ में अफगानिस्तान को भी इसी पोर्ट से भारत से सप्लाई होती है। लेकिन अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों पर छूट खत्म होने से भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सर, थोड़ा सा इसको समझाइए कि अमेरिका का ये फैसला क्या है और उससे क्या बदल रहा है। ब्रज, अमेरिका दोस्ती के बीच में भारत को जोर के झटके धीमे धीमे दे रहा है और ये बड़ा झटका है भारत की पूरी अफगानिस्तान, ईरान और अगर आप ये मान के चलें कि मध्य एशिया के कॉरिडोर की योजनाओं के लिए ये बड़ा सेटबैक है भारत का। जो चाबहार पर क्या किया है अमेरिका ने, समझना जरूरी है। अमेरिका ने जो ट्रंप प्रशासन ने 2018 में जो छूट दी गई थी, भारत और कई देशों को दी गई थी जो कि चाबहार पोर्ट में निवेश कर सकते थे, संचालन कर सकते थे और यहां से सामान और सामग्री को अफगानिस्तान के रीबिल्डिंग में भेजा जाना था, ये छूट अब खत्म कर दी गई। नया फैसला है, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान का सैन्य और वित्तीय नेटवर्क तोड़ना जरूरी है क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए 29 सितंबर के बाद से ये पोर्ट नहीं चलाया जाएगा। इस पर फिनांस सर्विसेज देने वालों पर प्रतिबंध लगेंगे और यह भारत के लिए भारी झटका है क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट से 10 साल का अनुबंध किया है। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। $120 मिलियन का निवेश इस पोर्ट में हो चुका है। $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन भारत ने दे रखी है जो अभी बाकी है। भारत का $370 मिलियन के आसपास का जो रीजनल कनेक्टिविटी प्लान है वो खतरे में फंस गया है। भारतीय कंपनियां जो यहां से काम कर रही, कारोबार कर रही हैं या सामान ला रही हैं, उन्हें अब अमेरिकी सजा का डर है और इससे पोर्ट का विकास तो रुकेगा ही।
सबसे बड़ी चीज है कि चाबहार भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार जो भारत को का जो INSTC गलियारा है, जो सेंट्रल एशिया को भारत से जोड़ता है, उसका यह महत्वपूर्ण रास्ता था। अब पाकिस्तान से बचाकर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए जो रास्ता खुलता था, भारत इसे यूरेशिया और रूस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए एक पूरा गलियारा बनाया गया था। अब ये चाबहार बंद हो रहा है भारत के लिए, इसलिए ये पूरी जो रणनीतिक ट्रांसपोर्ट, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट की योजना थी, वो खतरे में पड़ने वाली। दुविधा यह भी है कि ईरान और अमेरिका दोनों के साथ रिश्ते एक साथ साधना मुश्किल हो रहा है। सर एक चीज और समझाइए, क्या अमेरिका के इस फैसले का फायदा चीन को मिलेगा? प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है चीन को, क्योंकि यह फैसला चीन के पक्ष में जा रहा है। सरप्राइजिंगली ये देखना जरूरी है, सख्ती ईरान पर हो रही है पर इसका फायदा चीन को जा रहा है, क्योंकि चीन तात्कालिक तौर पर उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है ग्वादर, वो चाबहार से केवल 140 किलोमीटर दूर है और ग्वादर पाकिस्तान का पोर्ट है। भारत की इस पोर्ट पर कोई पहुंच नहीं है पाकिस्तान के रिश्तों के कारण। तो भारत अब चाबहार बंद होने के बाद भारत के लिए तो विकल्प कम होंगे ही, लेकिन चीन जो है वो अपना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसमें ग्वादर की भूमिका बढ़ा देगा और अरब सागर के रास्तों से मध्य एशिया में कारोबार करने की उसे छूट मिलेगी। ईरान पहले से ही चीन के काफी करीब है। इस हाल फिलहाल में इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में चीन ने तेल खरीद कर और कई तरीके की सहायता दी है। आर्थिक सहयोग के साथ साथ रक्षा सहयोग की भी चर्चाएं हैं कि चीन ने डिफेंस सप्लाईज भी की हैं। अब चाबहार पोर्ट से भारत के लिए विकल्प सीमित होने के बाद चीन की वहां दखल और चीन का दबदबा वहां ज्यादा बढ़ेगा, तो अफगानिस्तान से भी भारत की पहुंच सीमित होगी और अफगानिस्तान में चीन का दबदबा बढ़ने की संभावना है। और दूसरा है कि भारत को वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे, क्योंकि जो हाल फिलहाल में हमने स्वेज में या बंदर अब्बास में, इन हिस्सों में जो समुद्री रास्तों पर तमाम तरीके के संकट, युद्ध के संकट और बाधाएं देखी हैं, उस वजह से दुनिया के देश स्थलीय और समुद्री रास्तों का एक मिला मल्टी मॉडल मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें चाबहार पोर्ट बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान के जरिए भारत में ट्रेड का रास्ता खोलता था। अगली खबर अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में अदानी ग्रुप को सेबी से क्लीन चिट मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है। सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। सेबी ने कहा है कि उनकी जांच में अदानी ग्रुप की तरफ से लिस्टिंग ऑब्लिगेशन नियमों का उल्लंघन नहीं मिला है। सर आप थोड़ा सा इसको समझाइए कि सेबी के फैसले के भीतर क्या कुछ है। यह बेहद बड़ा फैसला है और भारत के रेगुलेटरी इतिहास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों के कामकाज के लिए, राउंड ट्रिपिंग, शेल कंपनियां बनाना, इन सारे आरोपों पर यह फैसला असर डालने वाला है, हिंडनबर्ग वाला। और चूंकि इस मामले की पड़ताल सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, सेबी भी सवालों के घेरे में थी, तो इसे समझना जरूरी कि सेबी के फैसले के भीतर क्या है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मुख्य आरोप क्या थे? पहला आरोप था कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स चलाए थे। अडानी के प्रमुख लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी क्योंकि उनके पास कंपनी के भीतरी मामलों की जानकारी थी। अडानी ने कुछ और संस्थाओं जैसे एडीकॉप एंटरप्राइजेज, माइलस्टोन ट्रेड लिंक के जरिए गलत तरीके से फंड ट्रांसफर किए थे, कर्ज को कम दिखाया था, कई तरीके की जानकारियां छिपाई थी, निवेशकों को गुमराह किया था। और ये जब रिपोर्ट आई थी, इसके बाद बाजार में अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई। सेबी ने इस मामले की जांच शुरू की, फिर इस पर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। सेबी ने जो अपना फैसला दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऑलमोस्ट किसी भी चीज पर एक दो बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो सभी मामलों में सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग के आरोप खारिज करके अडानी समूह को एक तरह से बरी कर दिया है। सेबी ने कहा कोई गलती नहीं पाई गई, लेन देन असली थे, सही थे, कर्ज सही तरीके से चुकाए गए थे, नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया, लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। 2021 में जो आए सख्त नियम थे, ये सारे फैसले इससे पहले के थे, इसलिए उन पर लागू नहीं है। यह भी कहा सेबी ने कि हमें कोई सबूत नहीं मिला कि पैसे गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए। अडानी या उनके परिवार ने, उनकी कंपनियों ने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या गलत ट्रेडिंग नहीं की। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि फैसले को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता, तो सेबी ने अपने फैसले में जो नियम थे, जिन नियमों के आधार पर चुनौती दी गई थी कि शेल कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हुए, उन्हें लागू करने से हटा दिए। उसी बात को सेबी ने भी माना। अडानी ग्रुप पर कोई जुर्माना नहीं लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि एक दो मामले जैसे रिश्वत और विदेशी निवेश जैसे मामले कुछ जांच के दायरे में हैं, लेकिन इससे ये फैसला पूरी तरह से
हिंडनबर्ग की बड़े आरोप सूची में लगभग ज्यादा 90%, 99% सभी प्रमुख बड़े आरोपों को नकारता है और एक तरह से इस पूरे विवाद से अडानी समूह अब बरी हो गया है। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि भविष्य में रेगुलेशंस पर इसका असर क्या होगा? एक बेहद महत्वपूर्ण, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है समझना इस जांच से। एक तो इस सेबी के फैसले के बाद अडानी समूह के स्टॉक्स में हमने तेजी लौटती देखी, वापस खरीदार आते देखे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ देखा निवेशकों का। पर कानूनी तौर पर यह फैसला दो बड़े असर डालेगा। एक तो यह कि कॉर्पोरेट जांच में यह फैसला मिसाल बनेगा कि नए नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होते, यानी अगर कोई अपराध या कोई किसी तरीके की अनियमितता पहले की गई है और उसके बाद नियम बदले गए हैं तो उन मामलों की जांच नहीं होगी। इसका इम्प्लीकेशन काफी बड़ा और गहरा है, खासतौर से वित्तीय मामलों में, क्योंकि नियम तो लगातार बदलते हैं और नए सिरे से बनाए जाते हैं। अगर ये नजीर बनता है फैसला तो इसे समझना जरूरी है। जो निवेशक है, जो गंभीर रूप से निवेश करते हैं या बाजार की पारदर्शिता में रुचि रखते हैं, उनके लिए इसका अर्थ या मतलब समझना बेहद जरूरी है। दूसरा है कि सेबी का फैसला शॉर्ट सेलर्स के लिए तो भारी पड़ेगा ही। शॉर्ट सेलर्स एक स्थापित प्रक्रिया के तहत कंपनियों को टारगेट करते हैं, उनकी खामियां लाते हैं, विसिल ब्लोइंग करते हैं, फिर उनको स्टॉक तोड़ते हैं और उससे कमाई करते हैं, जो दुनिया में एक स्थापित और भारत में भी शॉर्ट सेलर के लिए को छूट मिली हुई है। लेकिन अब ये शॉर्ट सेलर्स को इसमें में हतोत्साहित करेगा, क्योंकि कानूनी नियमों को और तकनीकी नियमों को सेबी ने वरीयता दे दी है। आमतौर पर शॉर्ट सेलर कानूनी नियमों, तकनीकी नियमों से पीछे जाकर अकाउंटिंग के हेरफेर, कर्ज को छिपाने की चीजें, क्रिएटिव अकाउंटिंग, इन मुद्दों को सामने लाते हैं और उसके बाद फिर रेगुलेटर्स जागते हैं और दोबारा उन पर जांच शुरू करते हैं। शॉर्ट सेलर की यही तरीका, चाहे आप एनरॉन का केसेस देखिए या बाकी सारे केसेस देखिए, रेगुलेटर्स ने नहीं जांचा उन्हें, उनके पीछे जो हो रहा था बाद में वो निकलकर सामने आया। तो ये दो बड़ी मिसालें हैं जो इस फैसले से निकलकर सामने आई हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि चीन से जुड़ी हुई है। चीन की टेक कंपनी हुआवे ने अगले 3 वर्षों के लिए यहाँ पर देखें तो अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा हुआवे ने अपने अत्याधुनिक प्रोसेस एसेंड 910C के 2 नए वेरिएंट लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। हुआवे के इस काम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन को अमेरिका के बराबर या आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 2 दिन पहले ही चीन ने अपनी टेक कंपनियों को कहा था कि वे अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के चिप की खरीद ना करें। सर, ऐसे में समझाइए आप थोड़ा सा इसको कि चीन की AI चिप को लेकर क्या तैयारियां हैं? चीन का AI प्लान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप प्लान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से LLM प्लान अब खुलकर सामने आने लगा। जैसा ब्रजा आपने कहा कि 2 दिन पहले ही एनवीडिया के चिप्स खरीदने पर चीन ने सरप्राइजिंगली रोक लगा दी थी, जिसका की काफी प्रतिक्रिया हुई थी। और अब 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय AI बाजार को और चिप बाजार में उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। तो हुआवे ने अपनी जो हाई एंड चिप है उसके बारे में जानकारी दी है, ऐसे 910C और 2028 में 950 और 960, 970 चिप्स लाने की योजना का ऐलान किया है। ये लगभग वैसे ही चिप है जो कि एनवीडिया के स्तर के हाई एंड चिप होंगे। हालांकि इनकी जांच और परीक्षण नहीं हुआ है, पर हुआवे इसकी तैयारी कर रही थी काफी समय से, तो इसका की घोषणा कर दी। दूसरा ये कि एक एटलस सुपर क्लस्टर बनाने की घोषणा की है हुआवे ने, जिसमें एटलस 960 सुपर नोड्स होंगे जो हजारों और भविष्य में लाखों एसेंड चिपों को एक साथ जोड़ देंगे। ये थोड़ा आगे की चीज है एनवीडिया से। एनवीडिया के चिप स्टैंडर्ड चिप्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। हुआवे इन सारे चिप्स को जोड़ने का, आपस में जोड़ने का एक पूरा नेटवर्क या सुपर क्लस्टर लेकर भी आ रहा है, जिसमें कि एक क्लस्टर में 8192 चिप होंगे जो 5 लाख तक स्केल किए जा सकेंगे चिप्स में, और इसकी क्षमता को हुआवे दुगना करेगा। इससे चिप बाजार में, सेमीकंडक्टर बाजार में खासी सनसनी है, पहली चीज। दूसरा जो बदलाव हो रहा है वो हो रहा है AI के LLM को लेकर। डीपसीक ने जनवरी में जब R1 मॉडल लॉन्च किया था तो OpenAI पर गहरा झटका लगा था, OpenAI को नुकसान हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बाकी फिर इन सबको अपने बदलाव करने की, जितने भी अमेरिकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल थे उन्होंने अपनी स्पीड अपने को बेहतर किया। अभी कल डीपसीक ने कहा है कि अब वो केवल $2,94,000 में, जिसमें एनवीडिया के चिप का इस्तेमाल होता है, $2,94,000 की लागत में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो कि अमेरिका में 10 मिलियन से 100 मिलियन तक की लागत से बहुत
कम है। और इससे डीप सीक ने एक सस्ता एलएलएम मॉडल इस्टेब्लिश कर दिया है जिसे पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर तरह तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसलिए R1 का जो ओपन वेट मॉडल है उसे 11 मिलियन बाद डाउनलोड किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके जरिए चीन ने एआई की एक पैरेलल सप्लाई चेन बनाने की तैयारी कर ली है। सर थोड़ा सा ये भी समझाइए कि एआई में चीन के आगे बढ़ने का ग्लोबल असर क्या होगा? देखिए, हुआवे के क्लस्टर के एनवीडिया के चिप्स के पैरेलल हुआवे का क्लस्टर तैयार हो रहा है। पूरी दुनिया में एआई के चिप्स की मांग में अब अकेली एनवीडिया नहीं रहेगी, हुआवे को एक पैरेलल बाजार मिलेगा जो चीन के लिए एआई चिप्स का एक बड़ा बाजार खोलेगा। दूसरी चीज, और अमेरिका के जो कंट्रोल हैं या जो निर्यात पे नियंत्रण है उनसे बचने की मदद देगा। दूसरा है कि घरेलू स्तर पर चीन का जो एआई और टेक्नोलॉजी क्षेत्र तेजी से फैल रहा है उसे भारी चिप्स की जरूरत है, तो समानांतर तौर पर उसे अच्छे और डोमेस्टिक चिप्स मिलना शुरू होंगे। और तीसरा यह कि जैसे हमने कहा कि एक पैरेलल सप्लाई चेन बन रही है एलएलएम की भी और एआई की भी, जिसमें कि केवल अमेरिका या पश्चिम के देशों का दबदबा नहीं है, चीन भी उसमें बराबरी के स्तर पर खड़े होने जा रहा। और यह बड़ा शिफ्ट है कि आने वाले दिनों में अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर दुनिया के डेवलपर्स को, दुनिया की कंपनियों को, निवेशकों को यह चुनना होगा कि वो अमेरिका के एलएलएम और चिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे या चीन के एलएलएम और चिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और चीन जो कि बहुत रणनीतिक तरीके से बाजार को इन्फ्लुएंस करता है और एआई चिप्स की जरूरत पूरी दुनिया के हर देश को है, तो चीन अपने व्यापक ट्रेड नेटवर्क के जरिए एआई मार्केट में आने वाले दिनों में बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया ने घोषणा की है कि वो इंटेल में $5 अरब का निवेश करेगी। डील के तहत इंटेल में एनवीडिया की करीब 4% हिस्सेदारी खरीदेगी। ये खरीद $23.28 प्रति शेयर के भाव पर होगी। इस डील की घोषणा के बाद गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में इंटेल के शेयर में उछाल देखने को मिला है। सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि एनवीडिया की रणनीति क्या है? हम लोग विस्तार से एक बार बात कर चुके हैं, जो बोनस पॉइंट नियमित रूप से देखते हैं। हम लोगों ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बताया था कि इंटेल किस गहरे संकट में है और आने वाले दिनों में किसी बड़ी कंपनी से उसे समझौता करना पड़ सकता है। इंटेल के शेयर में 22% का उछाल इसलिए आया है क्योंकि इंटेल बाजार में पिछड़ रही है। हालांकि चिप निर्माण की बड़ी क्षमता है, पर पुरानी कंपनी है, नई तकनीक के चिप्स नहीं बना पा रही है, प्लांट भी लगे हैं तो उन्हें उत्पादन नहीं हो पा रहा है। एनवीडिया ने दरअसल अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन का बाजार गंवाने की स्थिति में एनवीडिया को एक बड़ा प्रोडक्शन बेस चाहिए था, तो एनवीडिया करीब 4% की हिस्सेदारी ले रही है, $5 बिलियन का निवेश कर रही है। और एनवीडिया और इंटेल के आने से सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में एक दूसरी किस्म का बदलाव होगा। 2 सबसे बड़े दिग्गज, एक बिल्कुल हाईटेक और एक बड़ा बेस रखने वाली कंपनी जिसके पास पहले से चिप्स की तकनीक मौजूद है, दोनों मिलकर एक साथ खड़ी होंगी। और इसलिए सेमीकंडक्टर स्पेस में खासा उतार चढ़ाव और उठापटक दिख रही है। अगर इसे लंबी दूरी के लिए रूप से देखें तो आने वाले दिनों में आपको ऐसा दिखेगा कि चिप बाजार में 4-5 कंपनियां या सेमीकंडक्टर बाजार में 4-5 बड़ी कंपनियां उभर रही हैं जो बाजार को आपस में बांटने की कोशिश करेंगी। एनवीडिया और इंटेल की जो साझेदारी है ये उसी तरफ जाने का इशारा करती है। अगली खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने 2025 में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है, दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को स्थिर रख रहे हैं। पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को 4% पर स्थिर रखने का फैसला किया। अब बैंक ऑफ जापान ने भी ब्याज दरों को 0.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान ने मॉनेटरी पॉलिसी में ढील रोकने के संकेत भी दिए हैं। सर, ऐसे में हमने देखा कि यूएस फेड ने ब्याज दरें घटाई, लेकिन ना तो बैंक ऑफ जापान ने कटौती की और ना ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। सर, इसका क्या असर होगा? ये भी बड़ा दिलचस्प सा सिनेरियो या परिदृश्य दुनिया के मौद्रिक बाजार में बन रहा है। इसे आप आने वाले दिनों में एक छोटी मोटी करेंसी वार की शुरुआत मान सकते हैं। फेडरल रिजर्व ने तो अचानक गियर बदल दिया, ब्याज दरों में कमी कर दी 25 बेसिस पॉइंट की, और यह भी कहा कि 50 बेसिस पॉइंट की कमी आने वाले दिनों में होगी। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में भी इस बात की उम्मीद की जा रही कि वो शायद अभी इंतजार करेगा। और बैंक ऑफ जापान तो हॉकिश हो गया, ज्यादा आक्रामक हो गया। अब आप फर्क देखिए बाजार में कि दुनिया के अलग अलग देशों में ब्याज दरों में बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें घटकर करीब 4.5% के आसपास 25 बेसिस पॉइंट की कटौती है, जबकि यूरोप में 2% है, चीन में 3% है, भारत में 6% है।
आमतौर पर अब इस फैसले के बाद आपको डॉलर में कमजोरी आती दिखाई देगी। डॉलर में कमजोरी आई शुरुआत में, हालांकि थोड़ी रिकवरी हमें दिखी। जबकि बाकी देशों की करेंसीज, जो प्रतिस्पर्धी देश हैं अमेरिका के, उनकी करेंसी मजबूत होना शुरू होंगी। एक सीमा से अधिक मजबूती के वजह से उनके निर्यात महंगे होने की का खतरा है। हालांकि जो निवेशक हैं, जो अमेरिका के बाजार में बॉन्ड और स्टॉक निवेशक हैं, वो इन देशों की तरफ घूमेंगे जहां पर अभी ब्याज दरें ऊंची हैं। अमेरिका के हिसाब से के समानांतर ब्याज दरों में कमी नहीं की गई, पर ये एसेट का ट्रांसफर बाद में एसेट बबल भी बन सकता है। ऐसी स्थिति हमने इतिहास में पहले भी देखी है ब्रज। जब अमेरिका ने ब्याज दरों में कमी की, दुनिया के बाकी देशों ने ब्याज दरों में कमी नहीं की और एक करेंसी वार शुरू हुआ। थोड़े समय के बाद फिर इन देशों ने भी फोर्स्ड कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन किया है। तो यह परिस्थिति, जापान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इसी तरीके की तरफ इशारा किया है कि अमेरिका के डॉलर की कमजोरी की स्थिति में फिलहाल वे अपनी करेंसी को ऊंचा या मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन कब तक, आने वाले कुछ दिनों में उन्हें भी अपने यहाँ ब्याज दरों में कमी करनी पड़ सकती है, भले ही महंगाई हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई का परिदृश्य पूरी दुनिया में बड़ा बिखरा हुआ है। एक तरीके की महंगाई नहीं, महंगाई होते हुए भी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। 3% के आसपास महंगाई है, 2% फेडरल रिजर्व का लक्ष्य है। पर ऐसी हिम्मत इंग्लैंड के केंद्रीय बैंकर या यूरोप का केंद्रीय बैंकर या जापान का केंद्रीय बैंक नहीं कर सकता, और इसीलिए जापान के केंद्रीय बैंक ने आज महंगाई पर नियंत्रण के लिए सख्ती दिखाई है। तो ये काफी बिखरा हुआ सा परिदृश्य है इस समय। पूरी दुनिया में ऐसी एकजुटता नहीं है कि अगर ब्याज दरें कम हो रही हो तो सब जगह एक जैसे कम होने लगे। ऐसी परिस्थिति में करेंसीज के बीच में टकराव बनता दिखता है। बोनस पॉइंट में इतना ही है। तमाम खबरों का सर ने विश्लेषण किया, लेकिन सर से समझेंगे। सर बताइए जरा, इस बार वीकेंड में अर्थम में आप क्या बताने जा रहे हैं? इस बार का अर्थम इस बार जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने नेपाल का आंदोलन देखा, नेपाल में लोगों का गुस्सा देखा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में लोगों का गुस्सा देखा, और आपको लग रहा हो कि ऐसा सब कुछ केवल भारत के पड़ोस में, एशिया में ही हो रहा है, ये किसी किस्म की साजिश है, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में एक बड़ा राजनीतिक विरोध पैटर्न बन रहा है। आज जब इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, तब फ्रांस की सड़कों पर कर्मचारी पेंशन की और वेतन की मांग को लेकर खड़े हैं। पूरी दुनिया में पिछले 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे है क्या? और जो नई पीढ़ी, जिसको जेनजी कहा जा रहा है, वो नई पीढ़ी आखिर इतनी आक्रोशित, इतने गुस्से में क्यों है? क्या सरकारें अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से असफल हो रही हैं, या लोगों को जो बताया जा रहा है वो उनकी जिंदगी से बिल्कुल अलग है? इस बार के अर्थ में हम आपको पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे और तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ बताएंगे कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा है। सर ये भी बता दीजिए कि समृद्धि शास्त्र में इस बार कौन खास मेहमान जुड़ रहा है? समृद्धि शास्त्र भी इस बार आपको देखने को मिलेगा, और इस बार हम म्यूचुअल फंड पर, स्टॉक्स पर बात करते हैं। इस बार हमने बात की है बीमा पर। बीमा क्षेत्र में काफ़ी उथल पुथल है। जीएसटी खत्म होने के बाद बीमा पर जीएसटी 0 हो गया है, इधर प्रीमियम बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स की रियायतें खत्म होने के बाद, ये रियायतें न मिलने के कारण जीवन बीमा की मांग में कमी आ रही है। ऐसी सब परिस्थितियों के बीच हमने बात की है बंधन लाइफ के MD और CEO सतीश्वर B से, और वो आपको बताएंगे कि बीमा क्षेत्र में आने वाले दिनों में सिर्फ बीमा सिक्योरिटी की या रिस्क कवरेज की विषय नहीं है, बल्कि बीमा को अगर भारत में सफल होना है तो उसे कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की निवेश के कुछ नए फॉर्मेट्स जोड़ने होंगे। ऐसा क्या हो रहा है बीमा के बाजार में? आपका बीमा जीएसटी में कटौती के बाद आपका बीमा कब तक सस्ता रहेगा? कंपनियां कब से प्रीमियम बढ़ाना शुरू करेंगी? और भी बहुत सारी बातें इंश्योरेंस के बारे में, नई बातें, जिस बार के समृद्धि शास्त्र में हम जानेंगे सतीश्वर B के साथ इंटरव्यू में। सर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। यह हमारा बोनस पॉइंट शो है। इस दौरान तमाम खबरों का विश्लेषण अंशुमान सर करते हैं। आप लोग भी ये वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और द बोनस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।